रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस हवाले से मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या चीज़ें हमने अटेम्प्ट करनी है, और इसमें आपको टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 75% पी करेक्टर इसमें मौजूद है, जबकि डबल बॉन्डेड कार्बन के अंदर पी करेक्टर 66% पाया जाता है। और डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एवरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मीथेन इज नॉट 415 किलो जूल पर मोल। एक्चुअली जब हम एक मीथेन के अंदर डिफरेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं तो हमें डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज देनी पड़ती हैं। ठीक है, वन बाय वन जब हमको ब्रेक करते हैं तो डिफरेंट एनर्जीज देनी पड़ती हैं। तो तमाम एनर्जीज का जब हम एवरेज लेते हैं तो वो हमें मिलता है 415 किलो जूल पर मोल। तो ये तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की एवरेज बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, मीथेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। हाउ? आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कैसे डेवलप हो जाता है जब हम किसी दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हैं। जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दोनों बॉन्डेड एटम्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन अदर वर्ड्स, यही एक आयनिक कैरेक्टर एक मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन आर इक्वल, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम। जी, एक्चुअली बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइज सिस्टम मौजूद है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से तमाम कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल हमें मिलती हैं, और ये सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों के दरमियान की बॉन्ड लेंथ हमें मिलती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हवाले से है। वाई देयर इज अ नोड इन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बट नॉट इन पाई बॉन्डिंग। जी, पाई स्टेरिक यानी पाई एंटी बॉन्डिंग बनाते हुए जब दो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे होते हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो फेज़ है वो सेम नहीं होती। ठीक है, जो पी ऑर्बिटल्स के जब दो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं तो वो इन फेज़ नहीं होते। ठीक है, एक अगर क्रेस्ट बना रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी वक्त ट्रफ बना रहा होता है। तो इन फेज़ ना होने की वजह से उनकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनता, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो हो जाता है थिन और दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान एक नोड बन जाती है, ठीक, रिपल्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, वाई दी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर लोअर इन एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम जबकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान मौजूद होती है। ठीक है, और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई से बहुत दूर हो जाती है, जिससे दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान रिपल्शंस आ जाती हैं, और इन्हीं रिपल्शंस की वजह से उस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से अब कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसी में हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस भी देखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट अल्फा कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बीटा कार्बन इन इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमें क्लोरीन ग्रुप
मिला है, ठीक है, क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। और इसी ग्रुप जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसी कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, और इसके साथ वाली जो कार्बन होगी वो होगी बीटा कार्बन। वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमें अल्फ़ा कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे, अल्फ़ा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, जबकि बीटा कार्बन पे यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी इथाइल क्लोराइड के केस में। वजह क्या है? क्लोरीन, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है इस कार्बन से। जब ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेगा क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो अल्फ़ा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हुए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किए, -I इफेक्ट शो किया, तो इस वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन पे। और साथ जो बीटा कार्बन है इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत विदड्रॉ करेगा, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब बीटा कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो अल्फ़ा कार्बन की निस्बत कम होगी, ठीक है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, और जब चेन में हम आगे चलते हैं तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डाइमिथाइल अमाइन, नाइट्रोजन NH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, डाइमिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथाइल अमाइन। जी, 2 मिथाइल ग्रुप जब नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हों तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिवली इफेक्ट कहते हैं। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, और इसे हम +I इफेक्ट भी कहते हैं। तो जी, जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप्स मौजूद होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और इसकी जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत इजीली होती चली जाएगी, ठीक है, आने वाले H+ आयन के लिए। तो जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन, और उसकी बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, मिथाइल अमाइन के अंदर 1 मिथाइल है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्गर बेस हुई। अब अमोनिया के अंदर देखें तो एक भी मिथाइल नहीं है, तो डेफिनेटली दोनों से इस अमोनिया की जो बेसिसिटी है वो कम होगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। जी, क्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर इस अल्फ़ा कार्बन पे हमें क्लोरीन मिलता है, जबकि यहाँ एसिटिक एसिड में इस अल्फ़ा कार्बन पे सिर्फ तीनों हाइड्रोजन्स हैं, कोई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला जो -I इफेक्ट दिखाने वाला कोई ग्रुप मौजूद नहीं है। तो यहाँ जब अल्फ़ा कार्बन पे क्लोरीन मौजूद होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब विदड्रॉ करेगा तो COOH ग्रुप की जो OH ग्रुप है, OH बॉन्ड है, इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब ये क्लोरीन अल्फ़ा कार्बन पे हमें -I इफेक्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने से OH बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाता है, और OH जब पोलर हो जाएगा तो इसकी पोलैरिटी बढ़ने की वजह से आसानी से H+ डोनेट हो सकता है। ये देखिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि OH बॉन्ड पोलर हुआ, इससे H+ आयन आसानी से रिलीज हो सकता है। फर्दर इस एसिड की जो जब एनाइन बनेगा, नेगेटिव चार्ज जब आएगा, H+ आयन डोनेट हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उस नेगेटिव चार्ज को भी ये क्लोरीन विदड्रॉ करेगा, यानी पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर उस नेगेटिव चार्ज को सर्कुलेट करवाएगा, जिससे ये एनाइन और भी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। जबकि एसिटिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं है। एसिटिक एसिड के अंदर H+ आयन हाइड्रोजन मौजूद है, और वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन की निस्बत कोई
माइनस आई इफेक्ट नहीं दिखाता, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं करता, तो ना ही OH पोलर होगा इस करेक्टर के अंदर, और ना ही एनाइन स्टेबलाइज हो सकता है इस करेक्टर के अंदर। ठीक है, सो इसमें यही चीज़ इसकी एसिडिटी को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, गिव रीजन। फॉर्मिक एसिड के अंदर HCOOH है और एसिटिक एसिड के अंदर CH3COOH। तो इसमें COOH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच है फॉर्मिक के अंदर, जबकि एसिटिक एसिड के अंदर COOH ग्रुप के साथ CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से इस OH की पोलैरिटी कम हो जाती है। ठीक है, इस OH की पोलैरिटी कम हो जाएगी। OH बॉन्ड की पोलैरिटी कब बढ़ेगी? जब इस OH से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होंगे, इस OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होंगे, तब इस OH की पोलैरिटी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे हुआ था क्लोरोएस्टिक एसिड के अंदर, OH की पोलैरिटी बढ़ गई थी क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किए थे। इस केस में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ठीक है, इसकी निस्बत। तो यहाँ तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, जबकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो इसकी पोलैरिटी कम हो रही है, और पोलैरिटी कम होने की वजह से H+ आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वीकर एसिड है। ठीक है, तो और फॉर्मिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, क्लोरोएस्टिक एसिड, ब्रोमोएस्टिक एसिड एंड आयोडोएस्टिक एसिड। जी, आप जानते हैं कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो कर सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। तो कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी तो इसमें OH की बॉन्ड की पोलैरिटी भी कम होगी। ठीक है, तीनों की निस्बत। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोएस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन आयोडोएस्टिक एसिड एंड ब्रोमोएस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन आयोडोएस्टिक एसिड। ठीक है, वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई क्लोरोएस्टिक एसिड इज वीकर एसिड देन डाइक्लोरोएस्टिक एसिड इज वीकर देन ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। डाइक्लोरो में 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि ट्राइक्लोरो में 3 क्लोरीन ग्रुप्स इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच हैं। तो डेफिनेटली 3 क्लोरीन है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होंगे, ज़्यादा OH की पोलैरिटी बढ़ेगी, और H+ आसानी से डोनेट होगा, और एनाइन भी ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। जबकि इस केस के अंदर 2 क्लोरीन अल्फा कार्बन के साथ अटैच हैं, तो 2 क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट 3 क्लोरीन की निस्बत तो डेफिनेटली कम होगा ना, तो OH भी इसमें कम पोलराइज होगा। ठीक है, तो ये इसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी और इसकी एसिडिटी कम। क्वेश्चन नंबर 12, 2 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है, 2 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड। जैसा कि मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता चला जाता है। अब 2 क्लोरो यानी सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रही है। सेकंड पोजीशन पे इस कार्बन पे जब क्लोरीन अटैच होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, और डेफिनेटली OH बॉन्ड आसानी से पोलराइज हो जाएगा और H+ डोनेट होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। जबकि इस केस में 3 पोजीशन पर क्लोरीन लगी है, इस OH से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा जितना इस केस में कर रहा था। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा ज़्यादा, तो डेफिनेटली OH ग्रुप जो है वो ज़्यादा पोलराइज नहीं होगा, और पोलराइज ना होने की वजह से ये वीक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, वाई Ka1 ऑफ मेलोनिक एसिड
CH2COOH इज़ मच लेस देन इट्स Ka2 वैल्यू। वो ये पूछना चाह रहा है कि जब मेलोनिक एसिड के अंदर क्या है, 2 COOH ग्रुप है, ये देखें COOH ट्वाइस, तो इसमें 2 H+ आयन डोनेट करने की एबिलिटी है। 2 OH हो गया ना, COOH 2 एसिटिक एसिड के जो हमारे पास COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके 2 OH आयन्स हैं, OH आ रहा है इसमें कैरेक्टर, ठीक है। H+ आयन यहाँ से 2 डोनेट हो सकते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब हम मेलोनिक एसिड से पहला H+ आयन डोनेट करते हैं तो वो तो आसानी से डोनेट हो जाता है, ठीक है, और जब हम इसमें से दूसरा H+ आयन डोनेट करते हैं तो वो इतना आसानी से डोनेट नहीं होता, ठीक है। pKa वैल्यू की बात करें तो pKa1 ज़्यादा और pKa जो है वो कम, ठीक है। तो अब इसकी रीज़न क्या है हमने देखनी है। रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखें इसमें आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें, ये इसका है CH2 COOH एंड COOH, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे अगर एक H+ आयन को डोनेट करवाते हैं, ठीक है, एक H+ आयन यहाँ से ये निकल गया, ठीक है, तो H+ आयन जब ये डोनेट हो जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस दूसरे H+ आयन को ये डोनेट नहीं होने देता। बड़ी मुश्किल से ये H+ आयन डोनेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला H+ आयन तो आसानी से डोनेट कर सकता है, लेकिन दूसरा H+ आयन डोनेट करते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसे सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें कम मिलती है। क्वेश्चन 15 है, हाउ द इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प्स अस टू अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जी, CH3CH2 COOH है, ट्रिपल बॉन्ड है एंड देन डबल बॉन्ड। जी, यहाँ डेफिनेटली डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात है, तो आप यहाँ पे एस करैक्टर की बात करेंगे। एस करैक्टर, ठीक है। आप ये जानते हैं कि किसी भी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर अगर एस करैक्टर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की पावर ज़्यादा है। तो यहाँ देखें फर्स्ट कार्बन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जबकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जबकि यहाँ पे आपको देखें तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो डेफिनेटली s करैक्टर किस में ज़्यादा है, sp करैक्टर ट्रिपल बॉन्ड वाले में। तो s करैक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ज़्यादा होंगे, तो इसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसकी एसिडिटी कम और इसकी एसिडिटी सबसे कम, क्योंकि s करैक्टर सबसे कम है 25%। तो s करैक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट कम है, तो OH भी आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया बट मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। एनिलीन, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एनिलीन का। वो कहता है एनिलीन जो है वो वीकर बेस है अमोनिया से, ये अमोनिया और ये एनिलीन, तो इसकी इस बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है जबकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। वजह क्या है? जो देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है इस डीलोकलाइज सिस्टम के अंदर, ठीक है, पाई डबल बॉन्ड सिस्टम के अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा, जबकि यहाँ ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होता, अवेलेबल रहता है। और डेफिनेटली फिर इसकी बेसिक नेचर ज़्यादा हुई और इसकी बेसिक नेचर कम हो गई है क्योंकि लोन पेयर ही नहीं रहा, ठीक है ना। बेस तो वो होती है ना जो अपना लोन पेयर H+ आयन को देगी, H+ आयन के साथ कंबाइन करेगी। तो यहाँ जब लोन पेयर ही नहीं रहा तो ये बेसिक नेचर कहाँ इसकी होगी, ठीक है। तो बेसिक नेचर इसकी कम है, अमोनिया की ज़्यादा। लेकिन मिथाइल अमाइन की उससे भी ज़्यादा बेसिक नेचर होती है। वजह क्या है कि मिथाइल में जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को इस नाइट्रोजन पर बढ़ा देता है, अवेलेबिलिटी मज़ीद बढ़ा देता है। तो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये मिथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक नेचर होगी, ठीक है। अच्छा,
स्ट्रक्चर्स आपने लाजमी ड्रॉ करने हैं, ठीक है। इस हवाले से आपको आसानी होगी ताकि मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग के हवाले से हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन ब्यूटीन में पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, आर लोकलाइज्ड बट दोज ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन आर डीलोकलाइज्ड, गिव द रीज़न। जी, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। वो कहता है कि ये दोनों डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हैं, एक जगह पे नहीं रुकते, जबकि इसमें लोकलाइज्ड है, ये डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह पे रुका रहता है। ऐसा क्यों है जी? तो यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब आपके पास किसी भी केस के अंदर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स मौजूद हो, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हर एटम के पास मौजूद हो और वो तमाम एक प्लेन में हो, तो वो डेफिनेटली वो सिस्टम होगा, वो डीलोकलाइज सिस्टम होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 3 केसेस हैं हम आपके सामने, मैं वन बाय वन समझा देता हूँ। फर्स्ट केस देखें, ये वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो दोनों के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है। अब अगर तीसरा कहीं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता, ठीक है, तो ये भी डीलोकलाइज सिस्टम हो जाता, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद नहीं है, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड सिर्फ इसी जगह पे रहेगा। अब इस केस में देखें, sp2 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 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी चारों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डीलोकलाइज्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे नहीं रुकेंगे क्योंकि चारों एटम्स एक प्लेन में हैं, सबके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये डीलोकलाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं। कैसे? नाइट्रोजन, इसके पास ये जो लोन पेयर अवेलेबल है, ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो ये अपना ये लोन पेयर यहाँ से इस बेंजीन रिंग की तरफ रेजोनेट करवा सकता है, क्योंकि यहाँ ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, तो इससे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे मजीद रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको p ऑर्बिटल मिलता चला जाएगा, पूरी रिंग के अंदर p ऑर्बिटल्स मौजूद है, सारी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, सो इसलिए ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे सकता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवाएं, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस डबल बॉन्ड को इसके ऊपर शिफ्ट करवाएं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, देन नेगेटिव चार्ज को वापस सर्कुलेट करवाएं और इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जी, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट 1,3-ब्यूटाडाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल CH डबल बॉन्ड CH2 हैज़ 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जी, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन के पास, ठीक है, आप जानते हैं कि एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इनके पास मौजूद है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग से। क्वेश्चन नंबर 19, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ लाइक नाइदर ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जी, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन में से किसी कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इन सारे स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का मिलाप है, ठीक है, ये तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलकर हमें एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर देते हैं, उसी को हम बेंजीन का स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, एक सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ रेजोनेंस इफेक्ट कंपेल्स एसिटिक एसिड टू रिलीज अ प्रोटॉन
इन द सॉल्यूशन कि रेजोनेंस इफेक्ट किस तरह एसिटिक एसिड के H+ आयन को रिलीज करवाता है सॉल्यूशन के अंदर। देखें यहाँ एसिटिक एसिड का फार्मूला दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है। H+ आयन जब डोनेट होगा तो ये एनाइन बनता है। एनाइन से ये नेगेटिव जो चार्ज है ये अपना नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करता है, ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड देन ये दोनों इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ ये जो लोन पेयर अवेलेबल है, इस लोन पेयर की वजह से ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो सकता है। ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये स्ट्रक्चर H+ आयन को आसानी से डोनेट करवा देता है। ठीक है, और इसका एनाइन भी स्टेबलाइज है। ठीक है, एनाइन भी स्टेबलाइज है, तो इसका मतलब है कि ये आसानी से H+ आयन को डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन 21 है, वाई द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ ऑफ इथाइल क्लोराइड इज लॉन्गर देन दैट ऑफ विनाइल क्लोराइड। जी, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो है वो इथाइल क्लोराइड में लॉन्गर है, जबकि विनाइल क्लोराइड में ये शॉर्टर हो जाती है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइज सिस्टम की वजह से। जैसे कि मैंने बताया कि इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, ये आप देख सकते हैं लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मौजूद है। तो ये रेजोनेंस दे सकते हैं, डीलोकलाइज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वेक्टर इसके दरमियान आ सकता है। यहाँ पे आप देखें ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जब इसमें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया और ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा एज ए नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए यहाँ कार्बन और क्लोरीन के दरमियान डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा दोनों के दरमियान। तो वही तो ये कह रहा है कि जब आप विनाइल क्लोराइड के अंदर देखते हैं तो कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है इस डबल बॉन्ड की वजह से, जबकि इथाइल क्लोराइड में ऐसा कुछ नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो सकती। तो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूल्स ऑफ रेजोनेंस के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 22 है, व्हाई वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 ग्रुप इज नॉट लाइक दिस। NO2 ग्रुप का जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह क्यों नहीं हो सकता। एक रूल आपको याद होगा, फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के हवाले से, ऑल द स्ट्रक्चर्स मस्ट बी बोनाफाइड लिविंग स्ट्रक्चर्स। यानी हमने स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो बनाने हैं जो कि लिविंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हों। तो लिविंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है विद पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो वो रेजोनेंस